हमारे एक श्रोता हैं हरेंद्र सेन। उन्होंने हमारे साथ कुछ बहुत ही निजी नोट्स शेयर किए हैं। और ये कोई साधारण टू डू लिस्ट या रोज की बातें नहीं है। ये तो एक इंसान के खुद को मतलब पूरी तरह से बदलने का एक घोषणा पत्र है, एक ब्लूप्रिंट। बिल्कुल, ब्लूप्रिंट शायद यहाँ बिल्कुल सही है। ये सिर्फ कुछ अच्छे विचार या मोटिवेशनल कोट्स नहीं है। ये एक नया पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने की कोशिश है। एक एक लाइन में इरादा और रणनीति साफ दिखती है, मानसिकता से लेके वो लोगों से बात करने के तरीकों तक। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इसकी तारीख। एक नोट में साफ साफ लिखा है 27 जनवरी 2026, पुरानी जिंदगी का आखिरी दिन। और ठीक अगला दिन 28 जनवरी 2026, नई जिंदगी की शुरुआत। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है, ये तो एक स्विच की तरह है, एक जानबूझकर किया गया पुनर्जन्म। तो आज हम इन्हीं नोट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि कोई व्यक्ति खुद को शून्य से कैसे बना सकता है। हाँ, चलिए ये जरा खोद कर देखते हैं कि इस बदलाव के पीछे असल में क्या है। इस आत्मनिर्माण की प्रक्रिया की परतों को खोलते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी और शायद सबसे शक्तिशाली लाइन से। नोट्स में बोल्ड लेटर्स में लिखा है, आई एम नॉट माई पास्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे लिखा है, माई पास्ट इज डेड। ये सुनने में बहुत बहुत कठोर लगता है। मतलब ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं अतीत से सीखूंगा, ये तो उसे पूरी तरह से मिटा देने जैसा है। क्या ये मनोवैज्ञानिक रूप से संभव भी है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, इसे शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जा सकता कि यादें मिटा दी, नहीं। इसका गहरा मतलब है पहचान को अतीत से अलग करना। ज्यादातर लोग अपने अतीत के अनुभवों की कहानी से खुद को परिभाषित करते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। ये घोषणा उस कहानी को खारिज करती है। ये कहने जैसा है, वो घटनाएं हुईं, वो मेरी यादों का हिस्सा हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। जैसा कि एक नोट में ब्रैकेट में लिखा है, माइंड यूज पास्ट मेमोरीज बट इट वॉज पास्ट एंड इट इज डेड। वो रोने वाला इमोजी दिखाता है कि दर्द को स्वीकार किया जा रहा है, उसे नकारा नहीं जा रहा, लेकिन उसे वर्तमान पर राज करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अच्छा, तो ये अतीत को भूलना नहीं बल्कि उसे अपनी पहचान न जोड़ना है। और फिर वो भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माई बिलीफ इज बेस्ड ऑन माई फ्यूचर इज ब्राइट। मतलब पहचान अतीत के सबूतों पर नहीं बल्कि भविष्य की कल्पना पर आधारित होगी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का सचेत उपयोग है। जैसे रोज वजन उठाने से मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही इन एफर्मेशंस को दोहराने से दिमाग में सचमुच नए न्यूरल रास्ते बनते हैं और ये पुराने नकारात्मक विचारों वाले रास्तों को कमजोर कर देते हैं। ये अपने दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदलना है। वो अपने दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वाइवल मोड से निकालकर ग्रोथ मोड में डाल रहे हैं, जहां हर फैसला इस पर आधारित होता है कि इससे मैं कैसे बढ़ूंगा, ना कि सिर्फ मैं कैसे सुरक्षित रहूंगा। ठीक है, तो ये तो हुई अपनी आंतरिक दुनिया, अपने ब्रेन प्रोग्राम को ठीक करने की बात। लेकिन हरेंद्र के नोट्स सिर्फ आत्मचिंतन पर नहीं रुकते। वो इस नई पहचान को असल दुनिया में कैसे लागू करते हैं, लोगों से जुड़ने के बारे में उनके क्या विचार थे। क्योंकि एक बहुत ही सीधी बात लिखी है, लोग आपके पास तब तक नहीं आएंगे जब तक आप लोगों के पास नहीं जाओगे। हाँ, और ये उस आंतरिक बदलाव का बाहरी प्रदर्शन है। निष्क्रियता का पूरी तरह से त्याग, इंतजार नहीं करना कि लोग आपको खोजेंगे, बल्कि खुद पहल करना। लेकिन सिर्फ जाना ही काफी नहीं है, कैसे जाना है इसकी भी एक रणनीति है। नोट्स में लिखा है कि लोगों की किसी विशेष गुणवत्ता पर बात करके उन्हें विशेष महसूस कराना। ये सिर्फ आप अच्छे लग रहे हैं जैसी सतही बात नहीं है। ये किसी के काम, उनके विचार या उनकी किसी गुण की गहरी और सच्ची प्रशंसा है। और ये लाइन तो मुझे बहुत पसंद आई, लोग तारीफ के भूखे होते हैं। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन है तो सच। हाँ, ये तो है। पर उन्होंने आगे जोड़ा है, सच्ची बातों की तारीफ, जो इसे चापलूसी से बिल्कुल अलग कर देता है। ये सिर्फ अच्छी सलाह नहीं है, ये मनोविज्ञान के लाइकिंग प्रिंसिपल का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो आप सिर्फ उन्हें अच्छा महसूस नहीं कराते, आप अवचेतन रूप से उन्हें अपने प्रति सकारात्मक बनाते हैं। और फिर वो कहते हैं, अपनी कहानी बताओ, ताकि आप उनके दिमाग में याद रह जाएं। सही बात है। ये नेटवर्किंग का एक सुनहरा नियम है। लोग तथ्य और आंकड़े भूल जाते हैं, लेकिन वे कहानियां याद रखते हैं। ये सब एक देने वाले रवैये का हिस्सा है। आप सम्मान दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं और बदले में एक कनेक्शन बना रहे हैं। ये एक चुंबकीय व्यक्तित्व बनाने का तरीका है। यहां से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं,
खासकर जब बात सीखने और सफलता की आती है। एक नोट कहता है कि जब किसी सफल व्यक्ति के पास जाओ तो दिमाग में ये रखकर जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये तो जबरदस्त विनम्रता है। हाँ, एक स्तर पर यह विनम्रता है, लेकिन क्या इसमें एक बहुत ही चालाक रणनीति भी नहीं छिपी है? जब आप ये मानकर जाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, तो आप दो चीजें करते हैं। एक, आप अपने अहंकार को दरवाजे पर छोड़ देते हैं, जिससे आपका दिमाग सीखने के लिए पूरी तरह खुल जाता है। और दूसरा, आप सामने वाले व्यक्ति के अहंकार को संतुष्ट करते हैं, जिससे वो आपको सिखाने के लिए और ज्यादा इच्छुक हो जाता है। तो ये विनम्रता के भेष में एक शिकारी की मानसिकता है, क्योंकि अगली ही लाइन इस इरादे को साफ कर देती है। मेरी भूख सीखने से मिटती है और ऐसे सीख सीख कर मैं इनसे भी आगे निकल जाऊंगा। ये विनम्रता और चरम महत्वाकांक्षा का कमाल का मिश्रण है। बिल्कुल, ये विनम्रता को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। वो ज्ञान के लिए भूखे हैं और वो जानते हैं कि ये भूख कैसे मिटानी है। इसी से जुड़ी है उनकी मदद मांगने की रणनीति। कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं, साफ लिखा है, मदद मांग लो, दे दिया तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है। बहुत सीधा। ये मानसिकता तभी आ सकती है जब आप बहुतायत या अबंडेंस में विश्वास करते हो। अगर आपको लगता है कि दुनिया में अवसर और मददगार लोग सीमित है, तो हर ना एक बड़ी हार लगेगी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट की मानसिकता रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि अवसरों का सागर अनंत है। और ये अबंडेंस वाली सोच उनके पैसों को लिखे एफर्मेशंस में भी साफ दिखती हैं, जैसे आई लव मनी एंड मनी लव्स मी बैक और आई बॉर्न फॉर अबंडेंस। ये लाइनें बहुत से लोगों को असहज कर सकती हैं। जरूर कर सकती हैं, क्योंकि हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में बात करना या उसे चाहना लालच है। लेकिन ये एफर्मेशन उस गहरी शर्म और अपराध बोध को तोड़ने के लिए है जो हमें पैसा कमाने से रोकता है। ये पैसे को एक दुश्मन या बुरी चीज के बजाय एक ऊर्जा या एक सहयोगी के रूप में देखने का एक मानसिक बदलाव है। ये कमी की मानसिकता को पूरी तरह से खारिज करता है, जो कहती है पैसा मुश्किल से आता है या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो हमने मन को फिर से प्रोग्राम किया, लोगों से जुड़ने की रणनीति बनाई और सफलता के लिए एक बहुत तायत वाली मानसिकता अपनाई। लेकिन इन नोट्स का एक बड़ा हिस्सा उस चीज पर है जिसे ज्यादातर सेल्फ हेल्प गुरु अनदेखा कर देते हैं, शरीर। एक जगह लिखा है, माई फर्स्ट लव इज माई बॉडी। ये बहुत शक्तिशाली बयान है और जरूरी भी। आगे वो लिखते हैं, आई लव माई बॉडी बिकॉज इट माई ग्रोथ पार्टनर। शरीर सिर्फ एक गाड़ी नहीं है जिसे आप चलाते हैं, वो विकास में आपका साथी है। ये स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड काम माइंड की अवधारणा है। अच्छा। शारीरिक स्वास्थ्य हर दूसरी उपलब्धि की नींव है। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो दुनिया जीतने की मानसिक महत्वाकांक्षा भी धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए वो सिर्फ जिम जाने की बात नहीं करते, वो गहरी सांस, द सीक्रेट ऑफ मिरेकल्स, ध्यान, मेडिटेशन इज लाइक वाटर फॉर माई बॉडी और योग को अनिवार्य बताते हैं। और फिर इसमें योद्धा वाली मानसिकता भी जुड़ जाती है। आई एम अ वॉरियर, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर बाउंस बैक। एक तरफ शांत मन की बात हो रही है और दूसरी तरफ योद्धा बनने की। ये दोनों साथ कैसे चलते हैं? देखिए, एक सच्चा योद्धा युद्ध के मैदान में सबसे शांत होता है। यहाँ योद्धा का मतलब आक्रामक होना नहीं है, बल्कि लचीला होना है। बाउंस बैक करने की क्षमता ही असली योद्धा की निशानी है। इसका मतलब है कि वो मानकर चल रहे हैं कि असफलताएं आएंगी, झटके लगेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी जल्दी उठकर वापस खड़े होते हैं। सही। ये एक निष्क्रिय शांति नहीं है, ये एक सक्रिय, जुझारू लचीलापन है। और इन सब में संतुलन बनाने वाली एक लाइन है जो शायद इन सभी नोट्स का सार है, लोअर फॉर ग्रैटिट्यूड, हायर फॉर एटीट्यूड। कृतज्ञता के लिए झुको, लेकिन आत्मसम्मान के लिए ऊंचे रहो। ये एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि विनम्रता को कमजोरी न बनने दे और आत्मसम्मान को अहंकार में न बदलने दे। दूसरों के ज्ञान और मदद के लिए हमेशा कृतज्ञ और विनम्र रहें, लेकिन अपने मूल्य और अपने लक्ष्यों को लेकर आपका रवैया हमेशा ऊंचा और अटूट होना चाहिए। बिल्कुल। यह दूसरों का सम्मान करने और अपना सम्मान बनाए रखने के बीच का एक आदर्श संतुलन है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, तो हरिंदर सेन के नोट से एक पूरी तस्वीर उभरती है। एक सचेत पुनर्जन्म, अपने मन को फिर से लिखने की प्रक्रिया, लोगों से जुड़ने की एक सोची समझी रणनीति, और सफलता के लिए मन और शरीर दोनों को एक योद्धा की तरह तैयार करना। ये सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं है,
यह उसे साकार करने के लिए एक विस्तृत इंजीनियरिंग योजना बनाने जैसा है। यहाँ सबसे खास बात इरादे की स्पष्टता है। ये सिर्फ इच्छाएं नहीं है, यह एक विस्तृत ब्लूप्रिंट है जिसे लिखा जा रहा है और लागू किया जा रहा है। हर पहलू पर विचार किया गया है, आंतरिक विश्वास प्रणाली से लेकर बाहरी बातचीत तक, शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर वित्तीय मानसिकता तक। ये आत्म सुधार के लिए एक 360 डिग्री दृष्टिकोण है। लेकिन इसमें एक आखिरी पहलू है जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है, और शायद इसमें एक विरोधाभास भी है। आत्मनिर्माण, व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और मैं अपनी दुनिया का निर्माता हूं, पर इतने जोर के बावजूद नोट्स के अंत में कंप्लीट डिवोशन ऑन श्री कृष्णा और हरि शरणम जैसी बातें भी हैं। हाँ, और पहली नजर में ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है। एक तरफ आई हैव कंट्रोल ऑन माई इमोशंस एंड थॉट, और दूसरी तरफ पूर्ण समर्पण। ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? वही तो, क्या ये दो अलग-अलग विचार हैं या फिर ये किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि ये विरोधाभास नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम को पूरा करने वाला आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे स्टोइक दर्शन की तरह सोचिए। जो आपके नियंत्रण में है, आपके प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका शरीर, उसके लिए एक योद्धा बनो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। लेकिन जो आपके नियंत्रण से बाहर है, परिणाम, दूसरे लोगों का व्यवहार, भाग्य, उसे एक उच्च शक्ति पर छोड़ दो। अच्छा, ये तनाव को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये अत्यधिक आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से रोकता है और असफलता के डर को खत्म करता है, क्योंकि अंतिम परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं। तो हम श्रोताओं के लिए यही विचार छोड़ जाते हैं, इतनी तीव्र आत्मनिर्माण की यात्रा में जहां हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, वहां एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की क्या भूमिका हो सकती है? क्या अत्यधिक आत्मविश्वास और पूर्ण भक्ति, ये दोनों विचार एक दूसरे के दुश्मन हैं, या फिर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक स्थायी और संतुलित सफलता की कुंजी हो सकते हैं?